नमस्कार, सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है यहाँ की स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका। जब भी ऐसा मौका आया जब देश के सामने संवैधानिक चुनौती पैदा हुई तो न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता और मजबूती का परिचय दिया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई। भारत के लोगों में भी न्यायपालिका में मजबूत भरोसा रहा है, लेकिन हर संस्था के लिए खुद को लगातार मजबूत बनाने के लिए समय समय पर आत्मसमीक्षा करते रहने की ज़रूरत होती है। किसी भी संस्था के लिए यह देखना बेहद ज़रूरी होता है कि बदलते समय और ज़रूरत के हिसाब से क्या उसकी व्यवस्था में बदलाव आया है। भारत की न्यायपालिका को लेकर समय समय पर बहस होती रही है और ये बहस अभी भी चल रही है। लेकिन ऐसा भारतीय अदालतों के सामने एक मसला है जिसका जल्दी समाधान होना बेहद ज़रूरी है। यह मसला है भारतीय अदालतों में लंबित मामलों के बढ़ते अंबार को निपटाना। हाल ही में सरकार ने यह फैसला किया है कि देश के सभी 24 हाई कोर्ट्स में एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर यह देखा जा सकेगा कि किस कोर्ट ने दिन में कितने मामलों को निपटाया और कितने मामले अभी बाकी हैं। सरकार के इस प्रयास के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एक यह है कि इस कदम के बाद शायद अदालतों पर मामलों को जल्दी निपटाने का दबाव बने, या फिर यह कदम अलग अलग हाई कोर्ट्स के बीच एक कंपटीशन पैदा कर सकता है जो इन अदालतों को मामलों को जल्दी निपटाने के लिए प्रेरित करेगी। बहरहाल इस कदम का क्या असर होगा यह देखना भी बाकी है, लेकिन संविधान की धारा 21 कहती है कि आपराधिक मामलों में देरी राइट टू लाइफ के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो आज के कार्यक्रम में इस मसले से हमारा सरोकार है कि देश की अदालतों में मुकदमों के अंबार लगने के क्या कारण हैं, इसके क्या नुकसान हैं और इसको सुधारा कैसे जा सकता है और सुधार की कितनी गुंजाइश है। इस मसले पर बातचीत के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। नजफगढ़ अनाज मंडी में रहने वाले ओमवीर अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो जमीन के एक मुकदमे में न्याय की आस लगाए हैं। वो हाई कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन न्याय का इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। मेरे दादा के छोटे भाई ने डाला था, छोटे दादा ने केस, वे एक्सपायर हो लिए और मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो लिए और मेरी उम्र 60 साल हो ली है। मेरे मुकदमे की सुनवाई डिले करते जा रहे हैं। मेरे पे सटे दे दिया। माननीय हाई कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया था, 90 दिन का। 90 दिन में डिसाइड करो, सुनवाई नहीं हो रही तो न्याय नहीं मिल रहा जी। ओमवीर जैसे लाखों लोग न्यायालयों की चौखट पर इंसाफ के इंतजार में बरसों गुजार देते हैं, लेकिन अक्सर जिंदगी गुजर जाती है मगर न्याय नहीं मिलता। आने वाले वर्षों में शायद हालात बदल जाएं। सरकार ने फैसला लिया है कि अदालतों के बाहर जस्टिस क्लॉक या न्याय की घड़ी लगाई जाएगी जो बताएगी कि उस अदालत ने कितने मुकदमों का निपटारा किया। ये घड़ी लोगों को न्याय तो नहीं दे सकती, लेकिन न्यायालय में बैठे जज पर इस बात का दबाव जरूर बना पाएगी कि वो जल्द फैसला सुनाए। इससे शायद जजों पर समय रहते सुनवाई करने का नैतिक दबाव भी बनेगा। देश में कुल 24 हाई कोर्ट हैं जिनका अधिकार क्षेत्र राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। 2016 तक देश के 24 हाई कोर्ट में करीब 40 लाख मुकदमे लंबित थे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा के मुताबिक दिसंबर 2017 तक देश के 20 हाई कोर्ट में करीब 6 लाख मुकदमों पर फैसला होना बाकी है। देश के 10 बड़े हाई कोर्ट में भी हालात अच्छे नहीं हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2,67,713 मुकदमे, बॉम्बे हाई कोर्ट में 1,45,425 मुकदमे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 1,08,807 मुकदमे, कोलकाता हाई कोर्ट में 93,251 मामले, राजस्थान हाई कोर्ट में 70,412 मुकदमे, मध्य प्रदेश में 65,681, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 51,585, मद्रास हाई कोर्ट में 51,044, उड़ीसा हाई कोर्ट में 39,464 और पटना हाई कोर्ट में 23,736 मामले सुनवाई पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। अदालतों पर काम का बोझ दिन ब दिन और बढ़ रहा है। अदालतों की संख्या और उनमें तैनात जजों की तादाद को लेकर तमाम तरह की मांग उठती रही है,
लेकिन अदालतों में लंबी खींचती सुनवाई और वादी के लिए तारीख पर तारीख ऐसा मुद्दा है जिसका हल निकालना न्याय के हित में ही जरूरी है। नेहा सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ चर्चा के लिए कई बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। मेरी दाईं तरफ से जस्टिस AM अहमदी हैं, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। लंबा समय इन्होंने बिताया है भारत की न्यायपालिका में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस अहमदी। उनके साथ ही PK मल्होत्रा खड़े हुए हैं, जो पूर्व सचिव हैं कानून और न्याय मंत्रालय में इन्होंने काम किया है। और उनके साथ ही खड़े हुए हैं प्रोफेसर खगेश गौतम, जो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी बाईं तरफ श्याम सुमन जी हैं, जो कानूनी मामलों के संपादक हैं दैनिक हिंदुस्तान अखबार से। और चंडीगढ़ से सतपाल जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लॉ कमीशन के सदस्य हैं और इस वक्त अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सतपाल जैन जी। जस्टिस अहमदी, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा कि लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं और लोग परेशान रहते हैं, बरसों तक वो इंतज़ार करते रहते हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। क्या सबसे बड़ी वजह आपको समझ में आती है? देखिए, भारत की जो पॉपुलेशन है उसके मद्देनज़र रख के आप अगर बात करें तो जजों की संख्या बहुत कम है। पर million of population, judge strength is hardly 12 judges. I am talking about a period when I was in office. We tried to see how we can improve it, but मुश्किल ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोर्ट्स कैन नॉट बी सेट अप। अब ये अवेलेबिलिटी करनी तो गवर्नमेंट का काम है जी। इट्स नॉट द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या जजिस का काम नहीं है जी। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करना, ये जो काम है सब सरकार का है और उसमें काफ़ी कमी है जी। उसकी वजह से पर जज डिस्पोजल रेशियो अगर बढ़ाते हैं भी है तो भी एरियर्स रहेंगे जी। लेकिन जो जजेस के नंबर का सवाल है, ये एक महत्वपूर्ण मसला है और इस पर और भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मसला शायद नहीं है। जिस तरह का पूरा प्रोसीजर है कोर्ट्स के भीतर, जिस तरह से स्टे दे दिया जाता है, जिस तरह से वकील कई बार लंबा खींचते हैं मुकदमे को, और जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि संविधान की धारा 21 कहती है कि आपराधिक मामलों में डिले एक तरह से राइट टू लाइफ का जो राइट है उसका उल्लंघन करता है। तो वो प्रोसीजर क्यों नहीं सुधर पा रहा है भारत की अदालतों में? प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश है जी, वो कानूनी प्रोसीजर्स है, जुडिशरी उसको नहीं सुधार सकती। उसमें जो तब्दीली लानी है गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग इन चेंजेस जी। इसलिए जहाँ तक कि जुडिशरी का सवाल है वो अपनी फ़र्ज बजाएगी जी। जैसे ड्यूरिंग माय टेन्योर बहुत कुछ काम किया था। आज मेरे पास, मुझे याद है कि एक पूरी फोर्स तैयार की थी जो पूरे इंडिया की मेन हाई कोर्ट्स में जहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे एरियर्स क्यों होते हैं जी। वो सब होके एक रिपोर्ट तैयार हुई। वो रिपोर्ट की एक कॉपी मैंने गवर्नमेंट को भी दी थी, मगर उसके ऊपर बाद में कोई अमल नहीं हुआ जी। तो बरसों बीत चुके हैं लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ है। PK मल्होत्रा साहब, आपका लंबा अनुभव है, कानून मंत्रालय में आपने काम किया है, और जस्टिस अहमदी कह रहे हैं कि जो जितने जजेस के ज़रूरत है वो भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और जो प्रोसीजर्स का भी सवाल है अगर उनमें तब्दीली करनी है तो वो सरकार और संसद को करनी होगी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? मैं जस्टिस सहमत से इस विषय पर आवश्यक रूप से सहमत हूँ कि जजेस का और पॉपुलेशन का अनुपात जो है हमारी कंट्री में वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है जी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले में सुधार नहीं लाए गए हैं। जैसा कि जस्टिस साहब ने खुद ही कहा कि उनके समय में जज और पॉपुलेशन का रेशो जो था 1 मिलियन लोगों के अगेंस्ट 10 जजेस होते थे जी। जो इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं सिस्टम में, उसके बाद में आज वो रेशियो जो है 17 और 18 तक पहुंच गया है। अभी भी ये अप्रिशिएबल नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर जी, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ जजेस की संख्या बढ़ा देने से ही ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसके ऊपर एक इम्तियाज़ अहमद का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को एक डायरेक्शन दिया उसके ऊपर कि लॉ कमीशन इस पे हमें कुछ रिकमेंडेशन दे कि किस तरह से इस पेंडेंसी को कम किया जाए। हालांकि उसमें भी जो मेन मुद्दा था वो यही था कि जजेस की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन क्या जजेस की संख्या को बढ़ा देने से ही पेंडेंसी कम हो जाएगी? और दूसरा मुद्दा जो उन्होंने एग्जामिन किया, जब हम पेंडेंसी की बात करते हैं, पेंडेंसी से हमारा क्या मतलब है? एक केस आज रजिस्टर हुआ, वो कल से पेंडिंग माना जाएगा क्या? जी। तो अगर उस विषय पे हम देखते हैं तो आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट में भी जहां दिसंबर 17 में पेंडेंसी की फिगर 55,000 की बताई गई है, लगभग 1/3 मामले ऐसे हैं जो 5 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित हैं। और दूसरी फिगर जो मुझे मिली है वो है कि 1,550 मामले 10 साल से भी ज़्यादा लंबित जी। ये कहा जाता है कि हर 100 में से 10 मामले ऐसे हैं जो 10 साल से ज़्यादा से पेंडिंग हैं। तो हमारा कंसर्न इस समय जो है, जो लंबे समय से मामले लंबित हैं उनको किस तरह से जल्दी निपटाया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो जो अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स ग्रांट की जाती हैं, प्रोबेबली उसमें कमी लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कानून में व्यवस्था नहीं है। समस्या हमारे कानून की नहीं है। कानून बनाए जाते हैं, कानून अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पे खामियां रह जाती हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपका। आपने क्रिमिनल मैटर्स की बात की। जी। हम एक प्ली बार्गेन का प्रोविजन लेके आए, सरकार प्ली बार्गेन का प्रोविजन लेके आए, लेकिन आज तक भी वो प्ली बार्गेन का प्रोविजन जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। सिविल मैटर्स में सीपीसी में 2002 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 89 लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोर्ट किसी भी मामले में अगर फैसला देती है, एडजुडिकेशन से पहले वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेगी। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में आर्बिट्रेशन आता है, मीडिएशन आता है, कंसिलिएशन आता है, और हमारे यहाँ एक और सिस्टम अडॉप्ट किया गया लोक अदालत का, जो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर ये सारे सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किए गए होते तो आज जो हम पेंडेंसी की बात पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि 3 करोड़ मामले लंबित हैं, शायद उनकी संख्या 3 करोड़ ना होकर बहुत ज़्यादा होती। तो ये इंप्लीमेंट हुए हैं। लोक अदालत बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है, हालांकि उसमें भी अभी और सुधार की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि अगर जितने कानून के प्रावधान आज हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उनको इम्प्लीमेंट ही प्रॉपर तौर पे कर लिया जाए तो मैं समझता हूं उसमें काफ़ी सुधार आएगा। ये जो लेटेस्ट आपने बताया कि वहां आपको डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा कोर्ट्स के अंदर, मैं समझता हूं ये कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। एक तो लिटिगेंट में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक ट्रांसपेरेंसी की जो बात सरकार करती है वो ट्रांसपेरेंसी की बात भी सामने आएगी, और मैं समझता हूँ इसमें डेफिनेटली एक कंपटीशन भी आप पैदा कर सकते हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के बीच में, क्या आप उनसे बेहतर करें? जी। लेकिन क्या कंपटीशन एलोन से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहीं एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं होगा? एक उस पर भी प्रश्न उठता है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर खगेश, आपके पास आना चाहूँगा। जैसे हमने जो बात की कि एक जस्टिस क्लॉक लगाने का जो आइडिया है, और आप क्योंकि नौजवान छात्रों को पढ़ाते हैं और वो कल को न्यायपालिका का हिस्सा होंगे, इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि जो जस्टिस डिले होता है और लंबे मुकदमे खींचते हैं, ये प्रेरणा दे सकते हैं, ये बेहतर कदम हो सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं? देखिए, ये दो-धारी तलवार है जी। ये नुकसान भी कर सकती है और फ़ायदा भी। मैं 1 मिनट लूँगा। जो जस्टिस अहमदी और मल्होत्रा साहब ने जो बात कही, ये जो पेंडेंसी की बात है, मल्होत्रा साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अगर आज एक मुकदमा फाइल हुआ, कल वो पेंडिंग हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ पैमाना तय करना पड़ेगा कि जस्ट 5 साल या 3 साल। पर एक बात है, ये अक्सर बात आती है सुनने में कि जजेस की अपॉइंटमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। आप ज़्यादा जजेस लगाएंगे, वो दे विल एक्सपैंड देयर वर्क डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी जजेस आर देयर। ये बात ठीक नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा डेटा यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 245th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन 2014, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
2002 से लेकर के 2012 तक 10 साल की स्टडी के बाद ये पाया गया कि जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, सेशंस कोर्ट, लोअर कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। और ये जरूरी है क्योंकि कितने आम आदमी हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आम आदमी के लिए एक अच्छा सेशंस जज, एक अच्छा कंज्यूमर कोर्ट का जज, एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट जज, मैजिस्ट्रेट, उनकी जरूरत ज्यादा है। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी 2012 वो थी 7,157, 7,157, और एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेंथ थी 5,436। तो ये दो तकरीबन 2,500 जजेस की डेफिशिएंसी 2012 से चल रही है। आप एक बात और नोट करें, एक पैमाना हमारे यहाँ रहता है जजेस पर मिलियन, 10 लाख लोगों पे कितने जज। हमारे मुल्क में ये सरकार दोबारा, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है 2016 में आई थी, सुप्रीम कोर्ट की साइट पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से 1,36,794 जी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो जजेस की और खासतौर पर लोअर कोर्ट में हैं कितने जी हैं कितने 20,558 जी, राइट। और उसके अंदर भी ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ के बराबर भी जज लोग। बिल्कुल प्रोफेसर खगेश, न सिर्फ लोअर कोर्ट्स बल्कि अगर हाई कोर्ट की भी आप बात करें तो करीब करीब 35 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग बताए जाते हैं हाई कोर्ट में, तो वहाँ भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आती। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन श्याम सुमन जी, आपका लंबा एक्सपीरियंस है जुडिशरी को कवर करने का, कोर्ट्स को कवर करने का। जो बातें अभी तक आई हैं कि जजेस की संख्या कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, आपका ज़मीन पे अनुभव है, क्या यही दो कारण हैं जहाँ आम आदमी परेशान रहता है, और ख़ासतौर पर लोअर कोर्ट्स में? क्योंकि अगर हाई कोर्ट में ज़्यादा मामले हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कुछ चूक हो रही है। देखिए, इसको मैं इस समस्या को अपने एक नए नज़रिए से दिखाऊंगा आपको। प्रॉब्लम, जैसे अहमदी साहब ने कहा, इनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है कि साहब जजों की अपॉइंटमेंट और जो जुडिशरी में सुधार का जिम्मा जो है वो सरकार का है। सरकार अगर प्रोसीजर सुधारे या अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ करे, तो मैं पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ सर कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट और जुडिशरी में सुधार में सरकार का कहीं पे कहीं रोल नहीं है, दूर तक रोल नहीं है उसका। ये बहुत क्लियर लोगों को होना चाहिए इस बारे में। बात हम पेंडेंसी की करते हैं लेकिन बाद में सरकार के ऊपर डालते हैं। सरकार का पूरी जुडिशरी से कहीं लेना देना दूर तक नहीं है। इवन अगर मुंसिफ कोर्ट में भी अगर जज का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें भी सरकार का कहीं पे रोल नहीं है। वो हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम करती है जी। अब सवाल ये है कि पेंडेंसी का सवाल ये है कि पेंडेंसी क्यों है। ये हम पिछले 10 सालों से डिस्कशन कर रहे हैं कि पेंडेंसी क्यों है। इसके रीजन हमें पता लग चुके हैं, सारे कारण सामने आ चुके हैं कि क्यों है, लेकिन उसका समाधान, अब बात सब जब समाधान की आती है तो कहते हैं कि साहब सरकार करे, कि सरकार नहीं कर सकती उसमें। जैसे ही सरकार कुछ स्टेप लेती है, यहाँ पे बात आती है कि साहब जुडिशरी की स्वायत्ता पे सवाल उठ रहा है। अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, अपने दायरे हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो अपॉइंटमेंट का सवाल है हाई कोर्ट्स के अंदर। अभी कल भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि 7 या 8 हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं। फुल चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट में नहीं है। उस हाई कोर्ट में फुल चीफ जस्टिस नहीं होने की वजह से उसका जो रोस्टर है, उसमें जो वर्क एलोकेशन है, वो सफ़र कर रहा है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी को अपने थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। दूसरा, जुडिशरी का एक इंटीग्रल पार्ट है वकील जी। हमने ये देखा है, जो मेरा तजुर्बा है, मैं पिछले 20 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरा ये तजुर्बा है कि वकील जो मेन जो ऑब्स्ट्रक्शन है किसी उसके जुडिशरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, वो वकील है। अभी मैं कल का एक रिसेंट, बहुत श्याम सुंदर जी एक सेकंड जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें ये कहा कि अगर अदालतों में वकील हड़ताल करेंगे या काम को बाधित करेंगे तो हम उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेंगे जी। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, सारे हाई कोर्टों से रिपोर्ट मांगी कि 3 महीने के अंदर हमें आप क्वार्टरली रिपोर्ट दीजिए कि कितने आपके यहाँ पे हड़ताल हुई है, कितनी बार काम बाधित हुआ है, ये आप हमें बताइए, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मैं लौटूंगा श्याम सुमन जी आपके पास, लेकिन आपने वकीलों की बात की तो भारत सरकार के सीनियर लॉ ऑफिसर और वकीलों के प्रतिनिधि सतपाल जैन हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सतपाल जैन साहब, आपने श्याम सुमन जी को सुना होगा कि वकीलों की भूमिका बेहद अहम होती है और वो लगातार तारीख पे तारीख ना मांगे और जितना जल्दी हो सके मुकदमे का निपटारा हो जाए। आखिर क्यों वकील इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं? और दूसरी बात,
न्याय लगातार बहुत खर्चीला होता जा रहा है और वकीलों की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि गरीब के लिए कई बार न्याय की उम्मीद करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब हम न्यायिक सुधार की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि न्यायिक प्रक्रिया के 3 अभिन्न अंग हैं, जुडिशरी, एडवोकेट्स और लिटिगेंट। लिटिगेंट्स के अंदर का नंबर बढ़ेगा क्योंकि समाज में अब जानकारी, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। हर आदमी अपने अधिकार के लिए कोर्ट में आने लगा है। और लिटिगेंट्स में 2 तरह के लिटिगेंट हैं, प्राइवेट और सरकारी। सरकारें भी बहुत बड़ी लिटिगेंट हैं सारे कोर्ट्स में। जुडिशरी के अंदर भी हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी, जिसका जिक्र भी मेरे से पहले वक्ताओं ने किया। दुर्भाग्य से जब भी हमने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की बात की है, वो आम तौर पर हायर जुडिशरी तक होकर रुक जाती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नीचे तक नहीं जा पाती थी। मैं 2 निवेदन करना चाहता हूं। न्यायिक प्रक्रिया में अगर हमको सुधार करना है तो हमको इन तीनों अंगों को कहीं ना कहीं मिलाकर और आपस में बात करके इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जजों की सिर्फ संख्या बढ़ा देने से शायद पूरा समाधान ना निकले, लेकिन यह भी सत्य है कि जजों की कमी होने के कारण भी लिटिगेशन बढ़ती है। मेरे अपने हाईकोर्ट में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में इस समय 80 के करीब सैंक्शन स्ट्रेंथ है और केवल 50 जज हैं, 50-52 के आसपास। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम ये मानकर चलें कि केवल, जैसा भाई साहब ने भी कहा कि जजेस की जो नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, कमियां हैं, उसमें सरकार का दोष है, तो बिल्कुल गलत है। मैं पूरे मान सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, हाई कोर्ट्स के कोलिजियम, वो विषय की गंभीरता को समझते हुए अपनी रिकमेंडेशन भेजें ताकि जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो सके। लोअर जुडिशरी के अंदर भी जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो हाई कोर्ट करते हैं संबंधित, और हाई कोर्ट के अंदर भी उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। जहां तक लॉयर्स का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, इस बात की अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि केसों को निर्णय हो, एडजर्नमेंट कारण बेकारण ना हो। जहां तक फीस का ताल्लुक है, वो केवल लीगल फील्ड में नहीं है, वो चाहे आप एजुकेशन में चले जाएं, आप ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, जो टॉप का व्यक्ति है, चाहे वो अच्छा स्कूल है, चाहे अच्छा वकील है, चाहे अच्छा डॉक्टर है, वो समाज में अधिक फीस बाकियों से चार्ज करता है। सतपाल जैन जी, अच्छा ये ठीक है कि आप मोटी फीस को तो जस्टिफाई कर सकते हैं और उसको काबिलियत से जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल था जो आपने खुद ही उसका जिक्र किया, और आप सरकार के एक सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने करना चाहिए जी, आपने कहा कि सरकार, आप खुद एक बहुत बड़ा पक्ष है अदालत में, बहुत हजारों की तादाद में हर कोर्ट में सरकार के मुकदमे होते हैं, और सरकार ने इस बारे में चिंता भी प्रकट की थी। क्या कारण है कि सरकार इतनी बड़ी वादी बन के कोर्ट में खड़ी हुई है, उसको कम नहीं किया जा सका है? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। भारत सरकार ने खासतौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाकायदा केंद्र सरकार ने लिटिगेशन पॉलिसी बनाई, और वो लिटिगेशन पॉलिसी लॉ कमीशन को भेजी। लॉ कमीशन ने भी एग्जामिन करके भेजी है, और उसमें मुख्य तौर पर जो निर्देश दिए गए हैं लॉ ऑफिसर्स को जो सरकार के हैं, नंबर 1, कोई भी सरकार का एक विभाग दूसरे सरकार के खिलाफ कोर्ट में मत जाए, सरकार के अंदर बैठ के बातचीत करे। आप अधिक एडजर्नमेंट मत लीजिए। जहां पर एक रिलीफ किसी क्लाइंट को मिल गई है, उसी पॉइंट पर दूसरे कर्मचारी को अगर रिलीफ मिलनी है तो उसके लिए उसको मजबूर मत करिए कि वो कोर्ट में जाए। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, जहां सरकार एक पक्ष है, वहां उसके विरुद्ध दूसरा पक्ष प्राइवेट है, क्योंकि अधिकांश केस सरकार के खिलाफ होते हैं। किसी को प्रमोशन नहीं मिली, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिली, इवन क्रिमिनल केस में तो सारे केस लगभग सरकार के खिलाफ होते हैं। इसलिए जब तक सरकार के पक्ष के वकील भी और जो प्राइवेट लिटिगेंट हैं, उन दोनों के वकील और जज साहब कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तब तक इसमें तेजी लाना थोड़ा दिक्कत होगी। जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन बड़ी तादाद में हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुकदमों में उलझे हुए हैं लंबे समय से, कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, वो न्यायपालिका के हिस्से होंगे, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा। आपके पास हम आना चाहेंगे, अगर आप अपना अनुभव हमसे बांटना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। जो भी आप अपना नाम पहले बता दीजिएगा। जी, आप शुरू कर दीजिए। जी, अपना नाम मुझे बता दीजिएगा पहले। सर, मेरा नाम आकाश वशिष्ठ है, लॉयड लॉ कॉलेज से। सर, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि जस्टिस क्लॉक लगाएंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होगा वो जस्टिस के ऊपर होगा, और आपने देखा है कि जस्टिस हमारे पास प्रॉपर नहीं है, और जिस वजह से जो वो न्याय किस तरह से दे पाएंगे हमें, उनके पास यही रहेगा कि जल्द से जल्द हमें किसी भी तरह से न्याय देना है जी, तो वो किस तरह से न्याय दे पाएंगे? वो सिर्फ उस क्लॉक को देखते रहेंगे,
या फिर जो है न्याय देंगे। नहीं, उनको क्लॉक नहीं देखना है, लेकिन उन्होंने कितना काम किया है ये लोग देख सकते हैं। खैर, आपकी चिंता आ गई है, आप उधर दे दीजिए माइक जी। मैं अभी सतपाल जैन अपना साहब, नाम पहले बता दीजिए। मैं सुदीप साहू गाजियाबाद से जी। सतपाल जैन साहब ने कहा कि सरकार भी एक लिटिगेंट है और बहुत बड़ा पार्ट उसका है मुकदमों के बढ़ाने में। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाल बिहारी तिवारी का उदाहरण दूंगा। उसका नाम लैंड रिकॉर्ड में से मृतक में डाल दिया गया। जब उसको पता चला तो उसने उसका ऑब्जेक्शन किया। अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आदेश दिया कि इनको इनका नाम हटाने की वजह से जो सफरिंग हुई है इनको मुआवजा दिलना चाहिए। तो जो एफिडेविट फाइल हुआ ना सरकार की तरफ से, उसमें कहा कि इनका नाम तो हमने चेंज कर दिया था, अब मुआवजे की जरूरत नहीं है। अगर वहीं पे पहली एप्लीकेशन पे ही उसका निपटारा हो गया होता तो आज उसको इतने वर्षों तक अदालतों के धक्के ना खाने पड़ते। जी, तो एटीट्यूड बदलने की भी जरूरत है शायद। जी, उधर दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास पीछे। जी, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, मैं सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। जुडिशरी के ऊपर 1909 में महात्मा गांधी ने सचेत किया जब हिंदू स्वराज लिखी थी जी, और वो सचेत होने की आज हम आवश्यकता भी है और लगातार हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में हमें ऊपर हो जाना चाहिए तो नहीं जा पा रहे हैं। मेरा सवाल ग्रामीण और उन अशिक्षित लोगों को लेकर के है जिनके मामले लंबित हो ही नहीं पाते। अभी हम बात कर रहे हैं मामले लंबित कितने हैं, लेकिन लंबित होने का जो पहला चरण है, जैसे किसी के घर में चोरी हुई या किसी के घर में 8-10 लोग जाकर के सामान लेके चले गए। जैसे अपना ही मामला बताता हूँ, 28 जुलाई 2015 को मेरे घर में चोरी हुई, सारे गहने वगैरह चले गए। मैं पुलिस में जाता हूँ, थाने में जाकर के उनसे इंक्वायरी करता हूँ, वो मुझे बैठाते हैं, 2-2 घंटे बैठाते हैं और आखिर में 2 महीने बाद कहते हैं कि सर अगर हम आपको बताएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। और फिर मैंने कहा कि आप मुझे बताने की मैं बताइए, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि रहने दीजिए, वो लोग दूसरे किस्म के लोग हैं। और आखिर में उन्होंने कहा कि मामला रफा दफा हो गया, हमने कोर्ट से मामला खत्म करा लिया जी। आखिर में नतीजा 0। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जब ये हाल है तो जो व्यक्ति आम है, जो जिसकी भाषा नहीं है, कोर्ट के अंदर भाषा अंग्रेजी है जी, सबसे बड़ा पहुंच नहीं है। सबसे बड़ा रोड़ा भाषा का भी है कि जो वकील होते हैं, वकील अंग्रेजी में बोल रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति को यही नहीं पता कि मेरे बारे में या मेरे को रिप्रेजेंट करने वाला किस भाषा में क्या बोल रहा है मेरे लिए। जी, थैंक यू जी। आप में से और कोई बात करना चाहता है? पीछे माइक दे दीजिए। हाँ, आप अपनी बात कहिए, फिर पीछे माइक दीजिएगा। पीयूष कुमार हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक किसान गया, जब उसके फेवर में फैसला आया तो वो जज को बोला कि जज साहब आप दरोगा हो जाओ। तो बोले कि यार, उसका जो पेशकार तो बोला कि अरे जज तो दरोगा से बड़ा होता है। बोला अरे जज साहब आपने तो 10 साल लगा दिए फैसला सुनाने में, जज दरोगा साहब तो 5,000 रुपया लेके उसी समय फैसला सुना दे रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मैं देखता हूँ कि जो सबसे बड़ा रोल है जस्टिस ना मिलने में, वह मेरे हिसाब से लॉयर का है। क्योंकि मैं देखता हूँ आए दिन, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, स्पेशली लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए दिन, मतलब अगर आप देखेंगे तो 365 दिन अगर आप वर्किंग डे मान लीजिए तो उसमें 70% डेज उनके स्ट्राइक रहती है। और एकदम पेटी मैटर पे कि किसी की सास मर गई, किसी की चाचा मर गए। जी, पीछे माइक दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा था कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स जो होते हैं इनको बढ़ावा देना चाहिए। अब दिल्ली सरकार ने एक DSLR वो किया है जिसमें वो लोग कहते हैं कि आइए आप हमारे पास, हम आपके मैटर्स रिजॉल्व करेंगे। मगर क्या ये गरीब आदमी जो कि गांव में रहता है उसके पास होगा? जैसे इन भाई साहब ने कहा दरोगा 5 साल में 5,000 रुपये में काम कर रहा था, तो ये बात हकीकत है। इस देश में यही सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो कि हमारा जस्टिस इज नॉट डिलीवर्ड एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन एट द राइट मोमेंट। जी, पुलिस वाला 2 थप्पड़ लगाएगा, कहेगा साहब आपका मैटर रफा दफा, मगर हमारे कचहरियों में लॉ का अगर देखा जाए तो वो तारीख पे तारीख डलती इसलिए नहीं है क्योंकि वकील चाहता है, इसलिए भी चाहता है क्योंकि अपोजिट साइड का वकील कहता है नहीं साहब मैं तो तारीख ले लेता हूँ, मेरे पास आज ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास आज वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम लोगों को डिजिटलाइजेशन जो करना चाहिए, वो डिजिटलाइजेशन की सबसे बड़ी अहमियत है। सबसे बड़ा रोल उस डिजिटलाइजेशन का है। पुलिस ऑफिसर जो है वो एक 6 पेज की आर्टिकल बनाएगा। पुलिस ऑफिसर की तरफ से पूछिए तो हर एक FIR पे उसको 6 पेज का एक मेमोरेंडम भेजना पड़ता है, ये करना पड़ता है। जी, तो जब तक कि हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोसीजर को सुधारने की जरूरत है। जस्टिस अहमदी, आपने हमारे मेहमानों को सुना, अलग अलग अनुभव हैं और अलग अलग ऑब्जर्वेशन। में आ जाऊंगा आपके पास फिर से, क्या कहेंगे? मैं आई कम फ्रॉम सबऑर्डिनेट जुडिशरी।
तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी हम देखते हैं कि लिटिगेशन का जो प्रोसेस है, तो एक दिन किसी ने मेरे ख़िलाफ़ शिकायत की चीफ जस्टिस को, ये साहब उल्टा बोर्ड लेते हैं। तो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं कहा ये क्या सुनता हूँ, तुम उल्टा बोर्ड लेते हैं। मैंने कहा साहब आपने जो सुना सही है, और आपको किसने शिकायत की है वो भी मैं जानता हूँ। उल्टा लेता हूँ इसलिए कि 12 लिटिगेशन की लिस्ट है मेरे पास, उसमें से पहला हक एडजॉर्नमेंट का होता है जो लास्ट है, इसलिए उसको उल्टा कर देता हूँ तो उसका पहला हो जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, उसके बाद मेरे पास ओल्ड सूट्स रह जाते हैं, उनको मैं एडजॉर्नमेंट नहीं देता, फिर सीधा कर लेता हूँ। तो ये सिस्टम्स है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो जजेस हैं वो अपने लेवल पर कोशिश करते हैं, उनके कमिटमेंट को हमें डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और कई लेवल पर इसका मतलब कोशिश करनी होगी अगर हमें पेंडेंसी ख़त्म करनी है अपने कोर्ट में। पी के मल्होत्रा साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जैसे सतपाल जैन जी से भी मैंने पूछा कि एक तो सरकार खुद एक बड़ी वादी है अदालतों में, और दूसरा यहाँ से जो सवाल आए, और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, ग्रामीण इलाका है, उसके लिए खर्चीला होता है बहुत इंसाफ पाना, और इसलिए कई बार वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है कोर्ट्स में जाने की, ख़ास तौर पर लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो उसके लिए बहुत दूर की बात होती है। तो जो अदालतों के बाहर फैसले हो सकें या लोअर कोर्ट में तेज़ी के साथ फैसले हो सकें, इस तरह का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि कहा कई बार जाता है? श्याम सुंदर जी, आपने जो अभी हमारे जितने भी यहाँ गेस्ट उपस्थित हैं उन्होंने जो प्रश्न किए, आप एक कंक्लूजन जरूर ड्रॉ करेंगे, उन्होंने डेफिशिएंसी कानून में नहीं बताई है। उनकी जितनी समस्याएं हैं सब इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस वाला जो है उसने बदमाशी की या वो कॉपरेट नहीं कर रहा, या हमारे जो वकील हैं, और ये कुछ वकील ऐसे हैं जो डेफिनेटली इस तरह की टैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं कि दे गेन द टाइम, विच इज़ नॉट ए करेक्ट प्रैक्टिस। उस पर कुछ चेक करना चाहिए, और जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, विच इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी, उसको कोई ऐसा मैकेनिज्म इन्वॉल्व करना चाहिए एज ए रेगुलेटर जो उसको काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं उसमें डेफिशिएंसी देखता हूँ। आपने कहा गवर्नमेंट लिटिगेशन की बात कही, मैं अक्सर बहुत से प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बात कही है कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट लिटिगेंट। मेरा जवाब हमेशा ये रहा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से करीब 40 साल तक एसोसिएटेड रहा हूँ, लिटिगेशन भी देखा है मैंने जी। गवर्नमेंट बाई शेयर साइज ऑफ इट विल बी द बिगेस्ट लिटिगेंट। जरूरत क्या है, जो वेक्सेशियस लिटिगेशन है जी, जो यूजफुल नहीं है, जो अनफ्रूटफुल लिटिगेशन है, उसको कैसे चेक किया जाए जी। उसके लिए जैसा कि सतपाल जी ने भी बताया, गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद ए नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। उसको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समय लगा, काफ़ी समय से कंसीडरेशन में थी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये ड्राफ्ट लिटिगेशन पॉलिसी सर्कुलेट की गई तो बहुत सारी स्टेट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की उस ड्राफ्ट लिटिगेशन पॉलिसी को बहुत सी स्टेट्स ने अडॉप्ट भी कर लिया और उसको कोर्ट से एप्रिसिएशन भी मिला। कभी कभी गवर्नमेंट में भी जो लिटिगेशन बढ़ता है उसका कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट सर्विस जो अधिकारी है वो डिसीजन लेने से इसलिए कतराता है कि उसके ऊपर सीबीआई आ जाएगी, उस पर सीवीसी की इंक्वायरी हो जाएगी, तो लेट मी पास ऑन द बक टू द कोर्ट, मैं डिसीजन नहीं लूंगा, लेट द कोर्ट टेक ए कॉल जी। और कई बार सरकारें भी के भीतर भी ऐसा दिखता है कि बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट कह दे, सिर्फ उसी को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ उसी को कंट्रोल करने के लिए जी। गवर्नमेंट इज नॉट द लिटिगेंट, गवर्नमेंट इज मेड द लिटिगेंट। यानी ये गवर्नमेंट खुद लिटिगेंट होके नहीं आती, आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लिटिगेंट बनाया जाते हैं, मे बी हाईएस्ट नंबर, यस, बट दे आर मेड लिटिगेंट्स जी।
तो ये जो तो सरकार की कुछ मजबूरियां हैं, आपने बहुत ही अच्छे से उसको स्पष्ट करके बताया है पीके मल्होत्रा साहब। लेकिन श्याम सुमन जी, आपका क्योंकि लोअर कोर्ट भी आपने लंबे समय तक कवर किया है और जो गरीब और ग्रामीण लोगों की जो बात है उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि लोअर कोर्ट्स में जस्टिस सिस्टम को सुधारा जाए, एक बात। दूसरी बात, अगर आप आंकड़े देखें, जो विचाराधीन कैदी हैं उसमें गरीब और समाज के कमज़ोर तबकों के लोग ज़्यादा हैं और उनकी दिक्कत ये होती है कि उनको एक तो कानूनी मदद नहीं मिल पाती है, शिक्षा की कमी है, अवेयरनेस की कमी है और पैसे की भी कमी है। कई बार ज़मानत देने वाला कोई नहीं मिलता है। क्या कारण है कि ये बरसों से इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन क्या कोई पहल दिखती है जुडिशरी की तरफ से या सरकार की तरफ से? नहीं, जुडिशरी की तरफ से देखिए पहल टाइम टू टाइम होती रहती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी, हाई कोर्ट में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो लोग करते हैं इसके लिए। लेकिन सवाल ये है कि वहीं पे बात आती है कि जो वकील है उसके अंदर काम करने वाला, मैं आप ये मत समझिए कि मैं वकील के ऊपर वो कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की वो मुख्य कड़ी है, जब तक वो कड़ी प्रॉपर काम नहीं करेगी, इवन अगर आप जुडिशरी की संख्या भी बढ़ा दें, जजों की संख्या, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एडजस्टमेंट ले लेगा, तैयारी करके नहीं आएगा, या फिर वो कहेगा साहब मेरा मुकदमा दूसरी जगह है, बीमार हो जाए, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम। तो वो जो आपने कहा कि गरीब आदमी की, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसमें एक लॉयर्स का पैनल है जी, लेकिन मैंने कोर्ट के अंदर खुद देखा है कि वो गरीब आदमी पटिशनर इन पर्सन खड़ा होकर कह रहा है कि साहब मुझे उन वकील साहब की सेवाएं नहीं चाहिए। तो बोला भाई क्या बात है, वो वकील साहब बड़े दिनों से यहाँ प्रैक्टिस कर, बोला साहब उनको कुछ नहीं आता। तो जो उस पे जो पैनल के अंदर जो लॉयर रखे जाते हैं जो गरीब लोगों के लिए हैं जी, इवन लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी एक उन्होंने इन आय की सीमा तय करी है और उसके बाद वो तो आप ये कह रहे हैं गरीबों को जो लीगल मदद भी दी जाती है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है, जिसकी वजह से वो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सरकार की तरफ से एक अटेम्प्ट हुआ था कुछ साल पहले, मल्होत्रा साहब जानते होंगे इस बात को, कि ग्रामीण न्यायालय बनाए गए थे जी, वो कानून अभी भी है और कम से कम भी मेरे जहाँ तक नॉलेज आ रहा है कि वो कम से कम मेरे ख्याल से लगता नहीं कि 1 या 2 स्टेट ने उसको इम्प्लीमेंट किया उस लॉ को। वो न्यायालय इस तरह से था कि गांव के अंदर तालुका लेवल पर एक न्यायालय होगा जहाँ पे एक जज बैठेगा और जो छोटे मोटे मुकदमे जो होते हैं गांव के अंदर, कई दफ़ा लड़ाई झगड़े, ज़मीन का छोटा मोटा, मतलब जिसमें 3 साल से कम की सज़ा है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, उसमें वो करके उसको निपटा सकते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस लेजिस्लेशन को एक तो स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं किया, अडॉप्ट किया तो उसमें न्यायालय नहीं खोले। आज की डेट में मेरे ख्याल से 10 या 15 न्यायालय चल रहे होंगे, इतना बड़ा विशाल देश है। एक चीज़ और, उन्होंने क्या किया, अब जहाँ पे न्यायालय खुले हैं वहाँ का आप देखिए तजर्बा, वहाँ का तजर्बा ये है कि लोग उस न्यायालय में जाना नहीं चाहते। अब आप पूछें क्यों, वजह ये है, वो ये कहते हैं कि साहब हमें इन पे यकीन नहीं है, क्योंकि जो पुलिस वाला है, इवन पुलिस जो केस दर्ज करती है छोटे मोटे, वो पुलिस भी जो है वो चाहती है कि प्रॉपर न्यायालय में हम जाएं, ग्रामीण न्यायालय में उस केस को नहीं ले आते वो, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे एक तो हो नहीं पाएगा, कोई जज साहब मिलेंगे या जो बहुत सारी समस्या हल्के में लिया जा रहा है, और जो इवन जो जनता है वो तक उस पर यकीन नहीं कर रही है कि शायद ये हमें जाना तो हमें वही है, उसी कोर्ट में आज जरूरत इस बात की है कि उन ग्रामीण न्यायालयों में भरोसा पैदा हो जनता का, वो कदम उठाने की जरूरत है। जी, मैं लौटूंगा, लेकिन सतपाल जैन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमने बात की कि किस तरह से नागरिक परेशान होते हैं, गरीब के लिए बहुत मुश्किल होता है, न्याय मिलना महंगा हो रहा है उनके लिए, लेकिन अगर देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण को अगर आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें भी ये चिंता जाहिर की गई है कि भारत की न्याय व्यवस्था में जो लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो मुकदमे होते हैं वो बहुत लंबे खिंचते हैं, इसकी वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल भी ख़राब होता है देश में, और सरकार लगातार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही है। तो उसके बाद भी क्या मजबूरी है या क्या ऐसी बड़ी चुनौती है कि इस समस्या को निपटाया नहीं जा रहा है? देखिए, न्यायालय की कार्यप्रणाली में एक बात आप मानकर चलिए कि चाहे वकील डेट मांग रहा है, चाहे नहीं मांग रहा है, चाहे केस ज़्यादा है चाहे कम है, अंतिम निर्णय उसमें जज का होता है। अगर कोई जज एडजर्नमेंट देगा ही नहीं तो फिर चाहे वो प्राइवेट वकील है, चाहे सरकारी वकील है, चाहे वो एक कारण है चाहे 2 कारण है, तो वो केस एडजर्न होगा नहीं। इसलिए मेरा ये कहना यह है कि इस मामले में जब तक तीनों मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, जज, वकील और लिटिगेंट, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है,
कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हम नहीं कर पाएंगे। मैं 2-3 छोटे छोटे सुझाव देना चाहता हूं जी। हम हर मामले में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पखवाड़ा मनाते हैं जी। क्या तीनों मिलकर ये एक निर्णय कर सकते हैं कि हम साल में 1 महीना या 15 दिन या 2 महीने वो पखवाड़ा मनाएंगे, जिसमें हम ये निर्णय करें कि देश की किसी भी अदालत में कोई वैकेंसी ना रहे, उस दौरान कोई भी एडजमेंट ना हो, और उस दौरान एक जोर लगाकर जैसे लोक अदालत बैठकर निर्णय करती है, हम इसका निर्णय करेंगे। दूसरी बात, जो आपने वकीलों वाली बात कही है, मैंने पहले भी कहा था, ये बात ठीक है। बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो 25-25 लाख 30-30 लाख एक दिन में एक पेशी का लेते हैं। अब अपनी अपनी क्वालिटी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे याद है कि शायद कहीं ये बात कही थी अपनी स्पीच में, कि जब हम जजों की नियुक्ति करेंगे तो बड़े वकील के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस वकील ने गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कितने केस लड़े हैं। इसलिए अगर हम ये कंडीशन भी ले डाउन करें कि अगर आपने जीवन में आगे जाना है तो सीनियर एडवोकेट्स साल में कम से कम इतने केस आम आदमी के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के करें। तीसरी बात जो भी एक हमारे छात्र ने कही थी भाषा के संबंध में, मैं बिल्कुल सहमत हूं। बहुत सारे राज्यों में लोग ना अंग्रेजी बोल सकते हैं ना हिंदी बोल सकते हैं, वो अपनी बात इफेक्टिवली अपने प्रांत की अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है जब हाई कोर्ट्स में और खासतौर पे लोअर जुडिशरी में अंग्रेजी हिंदी के अलावा मातृभाषा, राज्य की भाषा भी न्यायालय की भाषा बननी चाहिए, ताकि क्लाइंट भी अपनी सीधी बात जज के साथ कर सके। जी सतपाल जैन जी, आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी के सारे जो अंग हैं उनको मिलकर काम करना पड़ेगा और कई तरह के सुधार और करने होंगे। हमारे कई दर्शकों ने देश के अलग अलग कोनों से सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ सवाल और सुझाव भेजे हैं। आइए उनमें से कुछ सुझावों और सवालों को हम लेने की कोशिश करते हैं। आदित्य मेहरोत्रा हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने अपना सवाल भेजा है कि ज़मीनी विवादों में सालों साल बीत जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मुकदमा लड़ते रहते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। क्या कारण है कि इस स्थिति को सुधारा नहीं जा रहा है? इसी तरह से राजीव जोशी पिथौरागढ़ से लिखते हैं कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बार बार विवादों में आती है, क्या इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेगा? और गौरव सिंह ने वेल्लोर से अपना सवाल भेजा है। उन्होंने कहा है कि भारत में सबसे बड़ी समस्या है लंबित मामलों की भारी संख्या। अनुमान के हिसाब से करीब 3 करोड़ मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। इसके अलावा भारत की अदालतों में लंबे समय चलने वाले मामलों की वजह से विदेशी कंपनी भी भारत में आने से कतराती हैं। शोएब खान ने दिल्ली से हमें सवाल भेजा है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में है, जबकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, क्योंकि कोर्ट की क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच अलग अलग क्षेत्रों में नहीं हो सकती जिस तरह से कुछ हाई कोर्ट्स की बेंच काम करती हैं। तो जस्टिस अहमदी साहब आपके पास आना चाहूँगा। आखिरी सवाल जो है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और देश बहुत बड़ा है, लोगों के लिए दिल्ली आना ही अपने आप में बहुत खर्चीला काम है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच अलग अलग इलाकों में हो सके? मैं 2-3 की बात कर लेता हूँ पहले। मैं कुछ स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि जापान में लिटिगेशन का सबसे कम है। तो मेरे को लगा कि इतना बड़ा इसी कॉमर्शियल वो देश है, लिटिगेशन क्यों इतना कम है? तो आई बिकेम अ लिटिल इंक्विजिटिव। देन जापान के चीफ जस्टिस से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जापानीज पीपल झगड़ा करते हैं मगर उसको निपटा देते हैं। जिससे वहाँ की सिस्टम में ये है कि एक कंसिलिएशन सिस्टम को जोड़ी गई है। यू कैन केस कैनॉट कम टू द कोर्ट अनलेस इट हैज़ गॉन थ्रू दैट कंसिलिएशन सिस्टम। तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जी, एक तरह से पंचायती फैसला होता है। हाँ, हो जाता है वहीं पे। जी जी। हमारे वहाँ ये जो लोक अदालत, because I was one of the first to initiate when I was law secretary. I was ex officio chairman. तो हमने उसको काफ़ी लिटिगेशन को डील विद किया लोक अदालत के थ्रू। Even after I became the Chief Justice, the first Lok Adalat was also held in the Supreme Court.
सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में हमने लोक अदालत की थी, एंड वी डिस्पोज ऑफ सेवरल पेंडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट। ये तो है कि हो सकता है, मगर हम हमारी सिस्टम के अंदर अगर उसको दाखिल कर दें तो दैट वुड बी बेटर जी। और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस की बात एक हमारे दर्शक ने पूछी है, आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो। तो ये है, अब आप सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बात कर रहे हैं, तो ये दिस इश्यू वाज केयरफुली कंसिडर्ड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बाय द मैथ्यू कमीशन, एंड दे केम टू कंक्लूजन नो, इसकी गरिमा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गरिमा सुप्रीम कोर्ट की अपनी जगह पे है, लेकिन इतना बड़ा देश है आपका कि अगर ट्रेन से भी चलें कई बार 3 दिन लगते हैं आपको पहुंचने में। वो तो गरीब को इंसाफ मिले, हर नागरिक की पहुंच हो सुप्रीम कोर्ट तक, क्या ये ज़रूरी नहीं है? जी मैं आऊँगा आपके पास। आई थिंक व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ कि लिटिगेशन शुड मोर और लेस एंड विद द हाई कोर्ट, इट शुड नॉट बी कैरिड फर्दर। ये ज़रूरी है। ठीक है मल्होत्रा जी, आप कुछ कहना चाहिए? ये अहमदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जो जापान का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि कंसिलिएशन के माध्यम से बहुत सारे केसेस में डिसीजन हो जाता है जी। बट आई एम सॉरी टू से, जो मैंने सिस्टम देखा है, वी इंडियंस बाय नेचर इट अपीयर्स आर मोर लिटिगेंट, और जब तक हमारा फैसला अंतिम कोर्ट तक नहीं हो जाता हम तब तक उस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करते। साहब माफ़ कीजिएगा, मेरा भी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे देश के अलग अलग इलाकों में और ख़ास तौर पर आदिवासी इलाकों में घूमने का मौका मिला है जी, और मुझे मौका मिला था नागालैंड के मोकोकचुंग शहर में जाने का जी, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बाकायदा ट्राइबल कस्टमरी लॉ कोर्ट है जी, और वहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही सस्ता है, पहुँच में है, और किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल का जो एक होता है ना लोकतंत्र में, आदमी को पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में जाते हुए डर नहीं लगना चाहिए, वहाँ उस तरह की व्यवस्था है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आम आदमी उस आभा मंडल से इतना घबरा जाता है, इतना डरता है वकीलों और जजेस से। मैं आपके उसी विषय पर ग्रामीण न्यायालय या जो जस्टिस अहमदी साहब कह रहे हैं कि हर मामला कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्या ये जरूरी है? दो चीजें हैं, एक तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एट द ग्राउंड लेवल जी, उसमें जो ग्राम न्यायालय की बात की और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और बिल्कुल ठीक बताया कि वो एक्ट एक बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाया गया था, और जो बनाया गया था तो केंद्र सरकार की मंशा ये थी कि पहले हम इसको सपोर्ट करेंगे, 100% उसके एक्सपेंसेस हम देंगे, लेकिन उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट विल बियर द एक्सपेंसेस, ताकि ग्राम न्यायालय एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट मिलनी बंद हुई, स्टेट्स ने ग्राम न्यायालय को बंद कर दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप था केंद्र द्वारा लिया गया, वो लागू नहीं हो पाया। आपने ट्राइबल एरिया की बात की, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अंडमान निकोबार में आज भी वो सिस्टम है कि उनका कैप्टन जो फैसला दे देता है, उनकी पूरी ट्राइब उसको मानती है। मुझे वहां भी जाने का मौका मिला जो ट्राइबल एरियाज की आप बात कर रहे हैं, वहां के प्रिंसिपल वहां पर काम करते हैं, वहां के प्रिंसिपल अलग हैं, और उसको संविधान जो है वो रिकॉग्नाइज भी करता है। जहां तक आपने सुप्रीम कोर्ट की, मैंने जो इशू कहा था वो था सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की बात आप कर रहे थे, और जो मैं कह रहा था कि वी बाय नेचर आर लिटिगेंट, मेरा कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए एक ऐसी स्टेज आती है कि आप चारों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में चारों जगह एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना देते हैं। उसमें समस्या ये आएगी कि एक ही बिंदु के ऊपर अगर 2 बेंचेस के कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ जाते हैं, फिर डिसीजन कहाँ होगा? कई व्यवहारिक समस्या उसमें होंगी। एक उसमें जो सुझाव आया वो ये आया कि इसको जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए। एक ये भी सुझाव कंसिडरेशन में रहा काफ़ी समय तक, इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मसले आएंगे, स्टेट के मसले आएंगे। लेकिन जहाँ तक अपील का सवाल है हाई कोर्ट के लिए, उसके लिए 4 रीजनल एपेलेट कोर्ट बना दी जाए और उनका फैसला जो होगा वो फाइनल होगा। प्रोफेसर खगेश, आपके पास आना चाहूँगा। हमने अभी जब बात की तो बार बार वकीलों का जिक्र आया, उनकी मोटी फीस का जिक्र आया, गुणवत्ता का भी जिक्र आया, और कैसे वो लंबा खींचते हैं मुकदमा उसका भी जिक्र आया। आप पढ़ाते हैं, लॉ की पढ़ाई होती है आपके इंस्टीट्यूट में। नैतिकता का जो सवाल है वो कितना महत्वपूर्ण है जब लॉ स्टूडेंट कानून पढ़ रहे होते हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि एक बहुत बड़ा देश है भारत, और उसकी एक बहुत बड़ी आबादी है जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, जो डिप्राइव्ड है बहुत सारी चीज़ों से, शिक्षा उसको नहीं मिली है, भाषा की दिक्कत है, गरीब जनता है,
और उसको भी आपके देश के संविधान और कानून के बारे में जानकारी मिले और उसकी भी इंसाफ तक पहुंच हो। ये जब क्या भारत के में जब कानून पढ़ाया जाता है, क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है? इस पर मैं दो बात कहूँगा। पहली बात, ये जो वकीलों के कारण जो डिलेज और एडजर्नमेंट्स की जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर लॉ स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो इसमें बात अक्सर होती है। इस पर एक लंबा लेख मैंने लिखा है और उस लेख के अंदर ये स्टेटिस्टिकली डेटा का एनालिसिस करके दिखाया गया है। उदाहरण के तौर पे उत्तराखंड में 970 जुडिशियल दिन वकीलों ने स्ट्राइक्स करके खराब कर दिए। नहीं प्रोफेसर खगेश, आंकड़े तो सारे पब्लिक डोमेन में हैं और आंकड़ों पे हमने बात भी की है, लेकिन जो नैतिकता का सवाल है, जो जिम्मेदारी का एहसास कराने का सवाल है, नैतिकता वाली बात है ना। आप किसी वकील को ये कहें अगर कि साहब आप अपनी वकालत छोड़ करके बैठ जाएं, ऐसा तो कोई वकील मानेगा नहीं। ये विचार अंदर से आएगा। मैं ये नहीं अगर हम स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर खगेश आप मेरे सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वकील फ्री में चैरिटी में काम करें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि वो वकालत छोड़ के बैठ जाएं, लेकिन वकील होने के नाते समाज, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, इस देश के संविधान और कानून के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसकी जो पहली जिम्मेदारी है कि इस देश के हर नागरिक को इंसाफ मिले। वो नैतिकता क्या सर, वकील की पहली जिम्मेदारी कोर्ट के प्रति है। वकील, ये जिम्मेदारी कोर्ट की है कि सबको इंसाफ मिले। लेट्स बी क्लियर अबाउट द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉयर, ऑफ एन एडवोकेट इज टू द कोर्ट। नाउ माय पॉइंट इज, इफ एन एडवोकेट इज सीकिंग एडजर्नमेंट्स ऑन फ्रिवलस ग्राउंड्स, ही इज नॉट ऑब्जर्विंग हिज ड्यूटी। सेकेंड ऑफ ऑल, ऑन द पॉइंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई एम गोइंग ऑफ ट्रैक। ये मशवरा बड़े बड़े वकीलों ने हमारे यहाँ दिल्ली में दिया है। मुझे मौका मिला विलायत में वकालत देखने का, मैंने वकालत की बाहर नहीं। रियल कॉस्ट्स इंपोज होती हैं कमर्शियल मैटर्स के अंदर। इंग्लैंड में और यूएसए के अंदर अगर मुकदमा वकील की फीस, मान ली मैंने अपने जेब से $2 लाख फीस दी है, तो जज अगर मैं मुकदमा जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा, मुझ पे उतनी रियल कॉस्ट पड़ेगी। हमारे यहाँ पे ये रियल कॉस्ट का रिवाज 1950 के बाद खत्म हो गया। ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में, और सीपीसी में ये अलाउड है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमारे कानून के अंदर ये अलाउड है देना। अगर रियल कॉस्ट इंपोज करना शुरू कर दें, कई सारे मुकदमे ऐसे हैं जो कोर्ट के अंदर आएंगे ही नहीं। सतपाल जैन साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी, क्योंकि कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। एक तो जो प्रोफेसर खगेश ने सवाल उठाया रियल कॉस्ट वाला, उन्होंने इंग्लैंड का उदाहरण दिया, और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हो सकता है कि हर मुकदमे में एक समय सीमा तय हो जाए कि अदालत को इस तरह के मुकदमे में इतने समय में फैसला देना ही है, और अगर एक पक्ष उससे सहमत नहीं है तो वो हायर कोर्ट जा सकता है, और हायर कोर्ट में भी ये तय हो कि इतने दिन के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छी लगती है बात कहने में और सुनने में कि इस बात का निर्णय होना चाहिए कि ये मुकदमा इतने दिनों में हो जाए, ये इतने महीने में हो जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जहां इलेक्शन पिटीशन का ट्रायल होता है, उसमें ये लिखा गया है कि इसका निर्णय 6 महीने में होगा। आपको याद है श्रीमती इंदिरा गांधी का 1971 का लोकसभा का चुनाव निर्णय आते आते 6 वर्ष होने को हो गए थे, 75-76 में जाकर वो निर्णय आया था। व्यवहारिक दिक्कत है, जैसा मल्होत्रा साहब ने कहा, कानून में कमी नहीं है, प्रॉब्लम व्यवहार की है। अगर एक जज के पास 10 की जगह 5 जज हैं और एक जज के पास 50 की बजाय 150 मुकदमे हैं, तो आप कोई समय निर्धारित करते हो वो निर्णय हो नहीं पाएगा। दूसरी, जहां लॉयर्स का पार्ट है, आपने जिक्र किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले कुछ अपनी प्रपोजल भेजी थी लॉयर्स की वर्किंग को लेकर। लॉ कमीशन ने उनकी इस आधार पर अपनी सिफारिशें भारत सरकार को भेजी, लेकिन कुल लॉ वकीलों की बरादरी ने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं समझता हूं कि लॉयर्स कितनी एडजर्नमेंट लें, कैसे एडजर्नमेंट लें, जज एडजर्नमेंट दे या ना दे, उनकी कितनी फीस हो, इसके संबंध में कानून से नहीं बातचीत करके उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बनाने की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा स्थान पर नहीं है, उसके न्याय की क्वालिटी पर होती है। और अगर जजेस के डिफर करने वाली बात है, वो तो आज भी होता है। एक बेंच कोई निर्णय देता है, दूसरा बेंच कोई निर्णय देता है। आज समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में 3-4 जगह हों, इस पर विचार होना चाहिए। और पुनः एक बात कहूंगा, गरीब आदमी को राहत देने के लिए बहुत आवश्यक है
कि लोअर जुडिशरी से लेके हाई कोर्ट तक और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट तक भी भारतीय भाषाओं में, मातृभाषा में जी बिल्कुल जी सतपाल जैन जी, आपने पहले भी ये बात कही, माफ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप भी श्याम सुमन जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन माफ कीजिएगा समय की सीमा है। लेकिन आखिर में हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह का अंबार भारत की अदालतों में लंबित मामलों का है, उससे घबराहट ज़रूर होती है, वो चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन आज की हमारी चर्चा में जैसा हमने देखा कि जस्टिस अहमदी ने बताया कि उनके वक्त में किस तरह के कदम उठाए गए, पीके मल्होत्रा साहब ने बताया कि सरकार ने समय समय पर किस तरह के कदम उठाए, और अभी भी बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जो विचाराधीन हैं। और एक सिल्वर लाइनिंग, एक कहीं उम्मीद की किरण ज़रूर दिखती है कि आने वाले वक्त में भारत की अदालतों में सुधार होगा, पूरी प्रक्रिया में सुधार होगा और इस देश के आखिरी आदमी तक इंसाफ पहुंच पाएगा और आखिरी आदमी इंसाफ तक पहुंच पाएगा। इसी उम्मीद के साथ सरोकार में यहीं विराम लेते हैं, आप सभी से अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना समय निकाल कर हमारे स्टूडियो आए और आप लोग भी अपना काम छोड़ के स्टूडियो आए, अपने महत्वपूर्ण राय और अपने सवाल यहाँ रखे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।